हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिनशाला। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको हम जो है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जिनको मैंने एनालाइज किया है, और आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको वो थीम पसंद आती है इन्वेस्टिंग करने के लिए तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। इससे पहले लास्ट दिवाली में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था आईटीसी का। तो आप लोग को पता ही है कि आईटीसी ऑलमोस्ट 210 से अभी ऑलमोस्ट 350 है। तो कह सकते हो 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% के आसपास है। तो सेम इस बार हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है। लास्ट टाइम हमने एफएमसीजी की बात करी थी। इस बार कौन सा सेक्टर है जिसको मैंने एनालाइज किया है और जिनके अंदर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ या कर चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो करंटली देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अभी बहुत सारा स्कोप है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो हरी सीट वाली जो हरी प्लेट वाली जो गाड़ियां हैं काफी ज्यादा दिख रही होंगी आप लोगों को, जो टाटा नेक्सॉन और बाकी भी। तो इस सेक्टर के अंदर मतलब क्यों मुझे लगा कि इसको एनालाइज करना चाहिए। तो हम देखते हैं कुछ बेसिक डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नीति आयोग है, तो इन्होंने जो अपना सर्वे किया है इसमें बताया कि ऑलमोस्ट जो पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 2016 तक ऑलमोस्ट 16% के आसपास हो जाएगा, जो कि अभी करंटली 1 और 2% के आसपास ही है। सेकेंड चीज अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी तेजी से अडॉप्शन हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास कि कितने फास्ट तरीके से जो ईवीज का जो अडॉप्शन है लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर इस चीज को एक जो हमारा टारगेट भी है इवन नरेंद्र मोदी जी का कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बने। तो उसके अंदर जो फैक्टर्स है, जैसे कि सिंपली देखा जाए प्रोडक्शन और जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जरूरत है। साथ साथ गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप परचेज कर रहे हो तो उसमें अच्छी खासी आप लोगों को सब्सिडीज मिलती है, और फाइनेंसिंग जैसे कि बैंक से लोन, वो सब चीजें। अब यहाँ पे जो एक चीज हर्डल है इस पूरे उसके अंदर, वही है कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। करंटली आप लोगों को देखोगे कि जो गाड़ियां हैं, हम सिंपली पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे फ्यूल भरते हैं, बट वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द इंडिया के अंदर या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड को लाना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है जिसके अंदर काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो एक उनकी एनुअल रिपोर्ट है वहां से ये निकाला है कि उनका एक प्लान है कि बाय 2027 जो पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक एसयूवीज का वो 20 to 30% के आसपास होना चाहिए उनके सेगमेंट के अंदर, जो अभी काफी कम है। इवन 2% के आसपास भी नहीं है। तो यहाँ से हम सोचते थे कितना ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। करंटली 2% है, यहाँ से 2030 हो सोचे तो हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक के अंदर 4 गुना 5 गुना जो ग्रोथ है वो आ सकती है। तो सेम चीज अगर ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो स्टॉक्स का प्राइस है या फिर जो वैल्यूएशन है वो भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। अब हम आ जाते हैं कुछ आरबीआई के डाटा के पे। आरबीआई का जो है कि 2030 तक हम लोग 6.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। वो करंटली अगर हम देखें तो हमारी 2.5 है। तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट 3 गुना, 3 टाइम्स के आसपास आप कह सकते हो कि जो है एक्सपेक्टेशंस हैं नेक्स्ट 7 से 8 साल में। तो अगर इंडिया की ग्रोथ 3 गुना होती है तो साथ साथ वहां पे जो हमारा सेक्टर है स्पेशली, तो वो भी कहीं ना कहीं 3 गुना के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली ये चीज मान सकते हो कि अगर कोई चीज 3 टाइम्स रियल में हो रही है तो उसका वैल्यूएशन के साथ आप उसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकते हो कि नेक्स्ट 7 8 ईयर्स में जो आपकी वेल्थ है वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकती है। अब इस चीज के लिए हमारे फेवरेबल चीज क्या है कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे साथ में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, वो मोस्टली अगर आप एवरेज देखा जाए तो 35 40 ईयर्स के आसपास है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट मानी जाती है वर्किंग पीपल के अंदर। साथ साथ अगर हम यहाँ देखा जो हमारा जो राइजिंग इनकम है, हमारी जो जो मिडिल क्लास है उनका और हायर इनकम क्लास है उनका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही है कि यहाँ से ये भी 3 गुना होगा। जैसे करंटली अगर हम देख रहे हैं तो $1300 के आसपास जो है हमारा 2019 के अंदर कंजम्पशन था, वो चीज नेक्स्ट 2030 के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है कि वो 4 के आसपास हो जाएगी, 4000 के आसपास। तो यहाँ पे भी 3 गुना के आसपास जंप है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो इस चीज के लिए हमें वो करते हैं कि ठीक है एक बार हम ऑटो सेक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो साथ साथ वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका जो कंजप्शन है, लोगों का जो परचेजिंग पावर है या फिर लाइफस्टाइल है, वो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक्स की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे ये आयशर मोटर का जो है एनुअल रिपोर्ट के अंदर था कि यहाँ पे आयशर मोटर स्पेशली ये कैटर करती है मोस्टली मिडिल एंड प्रीमियम क्लास को।
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अगर हम देखें स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आइशर मोटर के, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितनी भी 250 सीसी से नीचे की गाड़ियां रहती हैं वो जनरली उसके अंदर बहुत सारा कंपटीशन है। बट 250 सीसी से 700 सीसी इसके पीछे बहुत कम ही कंपटीशन है। आप लोग मतलब हार्डली रॉयल एनफील्ड के अलावा और किसी का नाम भी जानते होंगे हम लोग। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये उनका था ये बंदूक। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या है, करंटली जो चैलेंजेस हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, वो आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1-2 साल से कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड है सडनली, जैसे कोविड का हुआ, चाइना से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन वहाँ पे शट डाउन हुआ, और उसके कारण शॉर्टेज है चिप्स की, इलेक्ट्रिक जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि आपके ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इन सब के अंदर यूज होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जिसके कारण प्रोडक्शन जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है ऑटोमोबाइल्स का। तो इस चीज़ के लिए करंटली अगर हम देखा जाए तो काफ़ी जो अभी करंटली नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के देखो या फिर टाटा मोटर्स के देखो, तो उसके अंदर आप लोगों को देखा कि वो चीज़ हम लोगों ने कहीं कहीं सरपास कर लिया है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो रही है, इवन दो वो प्रॉपर नॉर्मल नहीं हुई है, बट नॉर्मल हो रही है। अब इसके बाद आता है कि टेक्निकली चीज़ें क्या है। तो अगर हम देखें लास्ट यहाँ पे ऑटो साइकिल थी, यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2200 से जो निफ्टी ऑटो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10,000 के आसपास गया, मतलब 5 टाइम्स के आसपास हुआ है 2010 से 2018 के आसपास। तो 8 से 9 साल के अंदर ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास। और वैसे ही अगर हम देखें टेक्निकली यहाँ पे, तो करंटली अभी जो निफ्टी ऑटो है उसने भी ब्रेकआउट दिया है। इसीलिए ये कारण था कि यहाँ पे मैं मतलब इस सेक्टर के अंदर क्यों इतना इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करें कि निफ्टी के अंदर जो जैसे हमें पता है कि निफ्टी एक इंडेक्स है, वो 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, तो उसके अंदर ऑटो का कंपोनेंट कितना है, ऑटो का जो स्टॉक्स है वो कितना वेटेज रखते हैं। तो लास्ट अगर ऑटो साइकिल का देखा जहाँ पे अच्छा खासा जैसे कि हमारे यहाँ पे मार्केट के अंदर टू व्हीलर्स आए थे, स्पेशली स्कूटी, जिसने कि पूरा का पूरा चेंज कर दिया। बाइक्स वगैरह आप देखोगे कि हार्डली बहुत कम लोग लेते हैं अभी। तो जो जो ये रिवॉल्यूशन आया है उसके कारण जो सेल्स हुई है ये हुई है, उसके कारण जो लास्ट ऑटो साइकिल था वहां पे जो निफ्टी के अंदर कंपोनेंट था ऑटोज के स्टॉक्स का, वो ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 0.4 था, और वो जाके ऑलमोस्ट 1.2 1.3 के आसपास इसका कंपोनेंट हुआ है। तो करंटली अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर ऑटो का जो अभी करंटली वेटेज है निफ्टी के अंदर वो केवल 0.7 है। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव एजम्पशन अगर हम लेते हैं कि यहाँ से ऑटो साइकिल अगर अच्छी होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी के अंदर दोबारा इसका जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास आ सकता है। तो करंटली अगर आप देखो तो जो निफ्टी है 18,000 के आसपास है, और यहाँ से 1.1 अगर हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास जो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है वो जा सकता है 20,000 के आसपास। और करंटली अगर आप यहाँ से देखो तो ऑलमोस्ट सिंपली 70-80% के आसपास आपको बहुत सिंपली दिख रहा होगा जो ये गेन कर सकता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि ऑटो सेक्टर के अंदर हम किस पर्टिकुलर स्टॉक्स को या फिर किस पर्टिकुलर बिजनेस को फोकस कर सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि ईवीज के अंदर करंटली बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कंजप्शन है एनर्जी का उसको हमें कम करना है। तो बैटरीज है, इन सब के अंदर अभी करंटली R&D रिसर्च चल रही है करंटली, और थोड़ा टाइम लग सकता है इसके अंदर। बट यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो सर्टेनली होनी होनी है, चाहे गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या फिर कन्वेंशनल हो। तो इसलिए जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा एज कम्पेयर टू पर्टिकुलर कोई कंपनी के। तो यहाँ पे एक कंपनी है जैसे फियाम इंडस्ट्री। तो इनका जो मोस्टली काम है वो ये है कि ये जो भी लाइटनिंग सिस्टम रहता है किसी भी व्हीकल का, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट्स के अंदर, तो इनका पूरा लाइटिंग सिस्टम रहता है, आपकी हेड लैम्प, टेल लैम्प और रियर व्यू मिरर। तो अगर हम देखा जाए कि जो कन्वेंशनल गाड़ी है या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, दोनों में ही ये चीज़ें यूज होने वाली है। और अगर इलेक्ट्रिक किक इन करता है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटीज के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे लाइटनिंग के लिए एलईडी लाइट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है एलईडी लाइट्स एनर्जी के टर्म्स में कितने ज़्यादा एफिशिएंट रहती हैं। वहीं अगर एक नॉर्मल जो आपका कन्वेंशनल लाइटनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी लेती है। तो यहाँ पे फियाम इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसके अंदर 30% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। तो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है जो ये डोमिनेट करते हैं, और इनके अच्छे खासे क्लाइंट्स अगर देखें यामा, होंडा और ओला इलेक्ट्रिक के अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 95% तक का जो इनका बिजनेस है वो ओला इलेक्ट्रिक का एक सोल
सप्लायर है। और सबसे अच्छी बात है इनकी कि इनके खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैसिलिटी खुद की है इन हाउस, और ये खुद से डिजाइन करते हैं। और बाकी अगर देखा जाए कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। और यहाँ पे देखा ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट जहाँ पे ये ऑपरेट करती है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे टीवीएस, यामा है, और सुजुकी आप कह सकते हो, होंडा है। इनके ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जिनको ये मैन्युफैक्चर करती है खुद से। अब यहाँ पे एक जो इस बिजनेस के अंदर एक रिस्क है वो ये है कि ये टोटली कहा जाए तो केवल टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर ही है। इवन दो ये फोर व्हीलर के अंदर है, बट वो केवल 4% ही है। साथ साथ सेकंड चैलेंज है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके कारण जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो वो एक इशू है। और ये इशू अगर रहता है, परसिस्टेंट करता है, तो ये सभी के सभी जितनी भी आपकी बिजनेस है सभी के अंदर रहने वाला है। और साथ साथ ही अभी करंटली कैपेक्स भी कर रहे हैं 30-40 करोड़ के आसपास का, जो कि फोकस कर रहे हैं टोटली इलेक्ट्रिक और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे देखो कि ये टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर है, जो हमारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है वो 38% के आसपास से ग्रो कर रही है, जबकि फियाम इंडस्ट्री 52% से ग्रो कर रही है। तो अगर हम देखें तो ये जो सेक्टर है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखो जैसे ऑटोमोबाइल 38% के आसपास से ग्रो कर रहा है, वहीं ये 52% से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक और चीज है, एक एज आप कह सकते हो फियाम इंडस्ट्री पे। और करंटली इसके पास ऑलमोस्ट 20 कस्टमर्स हैं ईवीज के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट के अंदर 20 कस्टमर्स हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी आपके हैं, ओला हो गया, बाउंस हो गया, जितने भी हैं सभी के सभी इसके कस्टमर्स हैं। फिर इसके जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए जापान के साथ कोलैबोरेशन है। तो और फ्यूल पंप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, आईसी कनेक्टर्स, इन सब चीज़ों के लिए बजाज को सप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनकी काफ़ी सारे बिजनेसेस के साथ। अब ये चीज़ मैंने वैसे आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, जैसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस ऑलरेडी इनके पास अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं जो कि हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अगर हम देखें यहाँ पे ये एलईडीज के अंदर कर रहे हैं, साथ साथ प्लास्टिक के अंदर मोल्ड वगैरह उनको भी कर रहे हैं, रियर व्यूज, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स के अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग जो है सेगमेंट इन हाउस है, तो उसके अंदर मार्जिन काफ़ी अच्छे रहते हैं, और आर एन डी जो आप कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका बेनिफिट मिलता है। और ये इनका सेगमेंट है कि कौन कौन कितने कितने परसेंट। और अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा होंडा एंड टीवीएस मोटर्स, ये इनके ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 55% के आसपास जो रेवेन्यू है यहाँ से आता है इनका। फिर यामा है, सुजुकी है, तो ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया के अंदर बिग नेम्स हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं इसके कस्टमर्स हैं। अब अगर हम फंडामेंटली देखें, फंडामेंटली ये कंपनी कैसे कर रही है, तो ये स्मॉल कैप के अंदर है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है। एंड करंटली प्राइस 1500 के अराउंड है। और स्टॉक अगर हम पी देखें तो काफ़ी कह सकते हो कि इतना ज़्यादा पी 18 है, जो कि ठीक है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स एवरेज, हम ये नहीं कह सकते कि अंडर वैल्यू है। एंड साथ साथ अगर यहाँ पे देखा आप सेल्स ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, पिछले 5 साल, पिछले 2-3 साल हम लोगों ने देखा कोविड था, उसके कारण थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुए हैं रिजल्ट्स, बट इवन दो वहाँ पे देखो ग्रोथ है। साथ साथ अगर आप ये देखो कि सेल्स 20% से इंक्रीज हो रही है, बट प्रॉफिट आपका 32% से इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि कंपनीज के पास कहीं ना कहीं मार्जिन हैं जो उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। अगर हम देखा जाए डेट इनका लगातार कम हो रहा है, ऑलमोस्ट डेट इनका जीरो के आसपास है। और इनका जो मैनेजमेंट का अगर आप कमेंट्री सुनोगे तो उनका था कि सितंबर बाई 2020 वो टोटली डेट फ्री करने वाले हैं। तो वो भी है, और कोई प्लेज नहीं है। तो कहा जाए तो अभी तक मुझे तो कोई ऐसा रेड सिग्नल नहीं मिला कि जहाँ पे हम इसको और फर्दर एनालाइज ना करें। अब आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि लगातार अगर हम सिंपली देखें तो ईयर ऑन ईयर जो उसका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज हो रहा है। इवन बस केवल इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा था, FY 21 के अंदर थोड़ा सा इसका जो ईपीएस है वो थोड़ा डाउन हुआ, बिकॉज सेम टाइम पे जो आपका जो शॉर्टेज था सेमीकंडक्टर्स का, और जो कोविड का इम्पैक्ट का था, उसके कारण यहाँ पे ईपीएस है। बट इवन दो दैट टाइम, उस टाइम पे भी इनका प्रॉफिट हुआ है। एंड 2020 में अगर आप देखो तो लास्ट जो ईपीएस था उसको सरपास कर लिया। सिंपली अगर आप देखो तो यहाँ पे अच्छे खासे हैं, और मार्जिन भी देखा जाए तो काफी अच्छा, ईबीटा मार्जिन काफी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा है, 12%, 13%। और इनका मानना है कि एनुअल टाइम में ये और अच्छा हो सकता है। सेम चीज अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट के अंदर भी काफी सारी चीजें
जो है मतलब ऐसा रेड फ्लैग कुछ भी नहीं है। अब हम बात आ जाते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है। तो अगर हम देखें लास्ट ऑटो साइकिल के अंदर क्या हुआ था इसमें, लास्ट ऑटो साइकिल में कपर हैंडल का फॉर्मेशन था और उसका जो टारगेट रहता है जनरली जो हम लोग लेते हैं कि जो बेस होता है कप का उतना टारगेट, तो वो इसने इजीली अचीव कर लिया था। अगर हम यहाँ पे करंटली देखें तो करंटली इसने 2017 का जो कप फॉर्मेशन है उसका ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से टेक्निकली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 2500 के आसपास आई थिंक ये इजीली जा सकता है। और अगर ऑटो साइकिल अच्छी होती है तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है वेल्थ क्रिएट कर सकता है। फिर सेक्टरल एनालिसिस करोगे तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा कि ठीक है अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है और ये कहीं ना कहीं निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है ऑलमोस्ट 2020 के बाद से। सेम चीज ऑटो सेक्टर को भी ये करंटली जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें जो बेस्ट बाइंग रेंज है कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, तो करंटली 1400 से 1300 के आसपास एक अच्छा प्राइस है जहाँ पे अगर ये आए तो आप बाय कर सकते हो। एंड 900 से 800 के बीच में भी, बट मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे ये आएगा। अगर कुछ टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा देन वी कैन थिंक कि ठीक है वहाँ पे आ सकता है। एंड 500 से 400 के बीच में यहाँ पे आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट दीज आर द लेवल्स जहाँ पे आप बाई कर सकते हो। सेकंड चीज सेम, जैसे हमने बात करी कि फियाम इंडस्ट्री जहाँ टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर है, सेम वैसे ही ल्यूमैक्स इंडस्ट्री है जो फोर व्हीलर सेगमेंट के अंदर सेम एलईडी लाइट्स प्लास्टिक मोल्ड्स इन सब के अंदर काम करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो ये बनाती हैं। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ईवीज के अंदर अगर कुछ होता है तो वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम इज समथिंग जो हमेशा रहने वाला है। अगर हम देखें कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स कैसा है इनका, तो पैसेंजर व्हीकल्स जो मैंने आपको पहले बताया कि 66% के आसपास जो पैसेंजर व्हीकल है सेगमेंट के अंदर वहां से इनका रेवेन्यू आता है। केवल कमर्शियल व्हीकल से केवल 6% के आसपास ही है और टू व्हीलर के अंदर 28% के आसपास है। तो अगर आप ल्यूमैक्स और फियाम दोनों को एज अ बास्केट लेते हो तो वहां पे आपका जो कंप्लीट फैक्टर है उसके अंदर लाइटनिंग का हो जाता है। एंड इफ वी सी की एलईडीज और कन्वेंशनल, तो एलईडीज के अंदर इनका जो बिजनेस है जैसे स्टार्ट ही हो रहा है और कन्वेंशनल लाइटिंग के अंदर 67% के आसपास है। तो ये जहाँ पे मैनेजमेंट की अगर आप कमेंट्रीज वगैरह सुनोगे तो ऑलमोस्ट इनका है कि ये 52% के आसपास एलईडीज लाइट के अंदर जाने वाले हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें प्रोडक्ट मिक्स, फ्रंट लाइट रियर लाइट, तो काफी अच्छा खासा कंपोजिशन है तीनों पे। बाकी आप लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा ही होगा कि कैसे जो एलईडी लाइट्स वगैरह हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है 2014 के बाद से। ऑटोमोबाइल के अंदर तो जस्ट करंटली स्टार्ट ही हुआ है ये। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है एलईडीज़ के अंदर। एंड फंडामेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे ठीक नंबर है, मतलब इतने खास भी नहीं बोलोगे, बट अगर यहाँ से चीज़ें सही होती है टर्न अराउंड देन इट्स अ गुड थिंग फॉर दिस बिजनेस। यहाँ पे अगर आप देखो सिंपली सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सभी चीज़ मतलब ठीक ठाक है। एंड पीएनएल वगैरह भी आप देखोगे तो यहाँ पे 2020 के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा था कि जहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो शॉर्टेज हुई है चिप्स वगैरह की, तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर आया है। वही चीज़ अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर जहाँ पे हमने फियाम की बात करी वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। सेम चीज़ बैलेंस शीट के अंदर भी अ, एक यहाँ पे जो चीज़ है जो थोड़ा सा, हाँ, मेरे को लगा कि यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, वो यहाँ पे ईबिटा मार्जिन काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी कम है। इवन अगर हम देखें 2020 के अंदर 2% 3% के आसपास है। तो ये एक चीज़ है, बट इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट 12% 13% के आसपास उनका टारगेट है। अगर वो जाता है देन फिर जो आपका ल्यूमैक्स है ये काफ़ी अच्छा जा सकता है। एंड अगर हम देखें पिछले जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज है तो इनका है कि एक्सपेंशन करना है एलईडीज के अलावा, इनको प्लास्टिक मोल्ड इन सब के ऊपर भी करंटली काम कर रहे हैं। बाकी अगर जैसे रेगुलेटरीज ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, सिंपली जैसे एयरबैग्स हैं, आप लोगों को पता है कि करंटली 6 एयरबैग्स के लिए जो है गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी जो कार है उसके अंदर 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर रहे हैं। तो वो चीज़ अगर आती है तो वहां से जो स्विचिंग कॉस्ट होगी कि जिनके ऑलरेडी 4 है वहां से 6 करना है, तो उनके अंदर भी इनको अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। एंड जो मैंने आप लोगों को बताया कि ईबिटा मार्जिन इनका है कि नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 13% के आसपास ले आना है। तो सेल्स ग्रोथ ऑलरेडी सेम। और जहाँ पे अगर हम किट की बात करें तो एलईडीज का जो किट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जो कन्वेंशनल है उससे वहां से ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना है। तो अगर ईवीज किक इन करता है तो वहां से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर जो है मार्केट में मिल सकता है। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें यहाँ पे आपको देखा होगा कि करंटली एक अच्छा खासे रेंज के अंदर काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर यहाँ से ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है देन एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो सेम हमने देखा लास्ट जो साइकिल थी ऑटो की,
उसके अंदर अच्छा खासा इसने आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को। एंड करंटली अगर हम देखें तो जस्ट इसने स्टार्ट ही किया आउट परफॉर्म करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, एंड आप फर्दर एनालाइज कर सकते हो इस चीज़ को। अब कहाँ पे हम इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं, कहाँ पे बेस्ट है? तो 1400 से 1450 दीज आर द लेवल्स जहाँ पे आप इनको बाय कर सकते हो। और अगर 800 समथिंग कुछ आता है जो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, बट फिर भी अगर आता है देन वहाँ पे यू कैन एक्यूमुलेट मोर। एंड नेक्स्ट जो लास्ट स्टॉक है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वो है मयूर यूनिकोटर्स। तो इनका भी ऑटोमोबाइल के अंदर सबसे मेन चीज़ है कि जैसे हम लोग लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है कि जितने भी प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मयूर। और उनके अंदर इनका अच्छा खासा जो क्लाइंट शेयर है, जितने भी इवन जो ये फुटवेयर इंडस्ट्री है उनको भी कैटर करते हैं। साथ साथ जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स के ओईएम्स हैं उनको कैटर करते हैं। और बाटा, एक्शन, लिबर्टी, और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जाए तो बीएमडब्ल्यू, जितनी भी आपकी कार्स है, होंडा है, इन सभी को ये कैटर करता है। डोमेस्टिक के अंदर 72% के आसपास इनका जो है रेवेन्यू आता है, और एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 28% के आसपास। एंड यहाँ पे जो अगर आप मैनेजमेंट की बात है, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट दे आर थिंकिंग कि मार्केट जो साइज है इनका वो 6000 से 7000 करोड़ के आसपास जाना चाहिए, मतलब उनका जो है टारगेट है। और करंटली अगर आप देखो तो इनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ही है। तो जैसे मैनेजमेंट कह रहा है उस हिसाब से यहाँ से 3 गुना जो है मार्केट कैप होने के चांसेस हैं। और अगर मैनेजमेंट की बात करें, काफ़ी मेरे को जितनी भी कमेंट्री सुनी मैंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट वो सब चीज़ें लगी, तो थोड़ा ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट। और बाकी अगर इसकी परफॉर्मेंस देखा जाए पास्ट, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको इसने काफ़ी लंबे टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है। और इनके पास कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, जैसे कि बीएमडब्ल्यू के हैं, मर्सिडीज बेंज के हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। तो वो है। एंड करंटली इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे जो सप्लायर साइड है, कि जैसे हम लोगों को पता है कि चाइना मास प्रोडक्शन करता है और वहाँ पे से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बाकी सप्लायर्स को बहुत ही सस्ते दाम पे देते हैं, जिससे कारण इनके बिजनेस को इम्पैक्ट आया। एंड करंटली ये गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह लगाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां से इनके जो मार्जिन है वो काफी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं, और जिसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक के प्राइस में जरूर दिखाई देगा। एंड करंटली ये अपना जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें फंडामेंटली फंडामेंटली जो स्टॉक्स है, काफी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, काफी अच्छी रही है पास्ट में भी और अभी भी। और सबसे अच्छी बात है कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफी अच्छी खासी है इसके अंदर। एंड प्राइस एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको तो देखा होगा कि कंप्लीट 2015 से लेके करंटली अभी जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर जैसे कि मैनेजमेंट कह रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी वो सब चीज़ें अगर किक इन करती है तो यहाँ से श्योरली ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकता है। तो उस टाइम पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आपको करना है इन्वेस्ट तो। एंड अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा खासा इसने जो वेल्थ क्रिएट करी है निफ्टी जो लास्ट ऑटो साइकिल थी उसके अंदर भी, और करंटली अभी ये जस्ट आउट परफॉर्म करने स्टार्ट किया है। एंड ये लेवल्स है जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर ब्रेकआउट होता है देन 555 के अराउंड आप यू कैन बाय। एंड सेकंड, इन केस अगर ये 320 380 वहाँ पे आता है देन वहाँ पे आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ये वो 3 स्टॉक्स है जिनको आप नेक्स्ट दिवाली तक के लिए कंसिडर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इनमें से जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि आईटीसी और अगर आपने इनमें से किसी को होल्ड किया है देन डू लेट मी कमेंट कि आपने कितना प्रॉफिट मिला इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।